नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी हम तेजस की क्रैश के बारे में बात करने वाले हैं। तेजस का पहला फ्लाइट 2001 में हुआ था और 22 से 23 साल की क्लीन रिकॉर्ड के बाद पहली बार 2024 में एक तेजस क्रैश हुआ था और क्रैश के बाद तेजस पर काफ़ी सारे सवाल उठना स्टार्ट हो गया था। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बात बताया गया था कि क्रैश के पीछे जो मेन कारण था वो तेजस का इंजन फेल्यूर था और ये बात क्लियरली देखा गया था कि इंजन फेल होने के बावजूद भी एयरक्राफ्ट काफ़ी स्टडीली डिसेंड कर रहा था और तेजस की बाकी टेक्नोलॉजी और खास करके तेजस की फ्लाईओवर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा था। लेकिन जो इंजन फेल्यूर हुआ था उसको लेके काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे थे। इनिशियली बात बताया गया था कि तेजस का इंजन फेल होने के पीछे जो मेन कारण था वो फ्यूल पंप की वजह से हुआ था और फ्यूल पंप सही से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से इंजन फेल हो गया था। लेकिन अभी पता चला कि तेजस की फ्यूल पंप में कोई भी मेजर इशू नहीं था और फ्यूल पंप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। पाया गया कि जब एयरक्राफ्ट उस दिन टेक ऑफ किया था उसके थोड़े टाइम बाद ही इंजन के अंदर अनयूजुअल नॉइज को नोटिस किया गया था, जिससे साफ था ये प्रॉब्लम इंजन में हुई कोई मैकेनिकल इशू की वजह से हुआ था। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 मेजर पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसमें पहला कारण ये बताया जा रहा है कि शायद इंजन में सर्विस और रिकमेंडेड स्टैंडर्ड से कम था या फिर बाद में ऑयल लीक हुआ था जो डिटेक्ट नहीं किया गया था, जो कि आमतौर पर प्री फ्लाइट चेकअप के टाइम पर चेक किया जाना चाहिए था। ये बात सामने आने के बाद अब तेजस की क्रैश की मेन कारण हमें ह्यूमन एरर की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें मेंटेनेंस इशू एक मेजर कारण बन सकता है। और अगर ये सच होता है तो तेजस की 23 साल की क्लीन रिकॉर्ड में जो पहला क्रैश हुआ था पुअर मेंटेनेंस और सर्विस की वजह से हुआ था, ऐसा माना जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को लेकर है। एक सोर्सेस जो इस प्रोजेक्ट से काफी फेमिलियर है, उनके मुताबिक इंडियन नेवी के नए एसएसएन जो अभी डिजाइन फेज में है, उनका डिजाइन 2029 के शुरू में या मिड तक रेडी होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन एसएसएन अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से काफी अलग होने वाले हैं और ये एक मॉडर्न और एडवांस प्लेटफॉर्म्स बनने वाले हैं जो स्पेशली अटैक मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। पहले किए गए प्लान के मुताबिक हमारी फर्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे अरिहंत क्लास की सबमरीन के डिजाइन पर बेस्ड होने वाले थे, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कंप्लीट नए डिजाइन को बेस करके इन सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस नए डिजाइन में स्टेल्थ मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो कि अरिहंत क्लास की वेसल के मुकाबले काफी तेज और काफी मैन्यूवरेबल होने वाला है। सोर्सेस के मुताबिक इन सबमरीन का हल जो होगा वो सिलिंड्रिकल प्रोफाइल का होगा, जो हाइड्रोडायनामिक रेजिस्टेंस को कम करेगा और साइलेंटली अंडर वाटर मूवमेंट को करने में मदद कर पाएगा। ये फीचर्स स्पेशली स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए काफी क्रूशियल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी ने एसएसएन में कटिंग एज कॉम्बैट सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने पर फोकस कर रही है, जो इसे मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड को मैच करने लायक बनाने में मदद करने वाला है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सबमरीन का सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन के आसपास हो सकता है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इनका ओवरऑल या एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 7 से 10,000 टन के बीच होने वाला है। और अब ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि प्रोग्राम अभी डिजाइन फेज में, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अभी पूरी तरीके से फ्रीज नहीं किया गया और इसे कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगने वाला है, जिसके बाद जाके इन सबमरीन की डिटेल स्पेसिफिकेशन पब्लिक किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से, और अभी हम खास करके स्मॉल आर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट सेक्टर कंपनी ट्रिपल डिफेंस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके न्यूली डेवलप किए गए मनोहर 72 यानी कि M72 कार्बाइन के लिए था, जिसका यूनिट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 93,000 के आसपास होने की बात की गई है। मनोहर 72 कार्बाइन का नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया था, जो 2014 से लेकर 2017 तक भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज को एम्पावर करने में काफी बड़ा योगदान दिया था। M72 कार्बाइन अफोर्डेबिलिटी और इंडिजिनस स्मॉल आर्म सिस्टम में एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। ये अचीवमेंट मनोहर पारिकर जी की लेगेसी को भी सैल्यूट करता है, जो डिफेंस सेक्टर में भारत की सेल्फ रिलायंस के विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। M72 एक 5.56 या नेटो स्टैंडर्ड की कार्बाइन है, जो ट्रिपल डिफेंस की तरफ से मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। इस कार्बाइन को स्पेशली क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए डिजाइन किया गया। इसका डिजाइन एडवांस वेस्टर्न प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड है, लेकिन
इंडियन ऑपरेशन लीड के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया है। यूपी पुलिस की तरफ से अभी इस कार्बाइन की लगभग 2000 यूनिट को खरीदने का फैसला किया गया। इस टेंडर में ट्रिपल एस डिफेंस लोएस्ट बिल्डर के तौर पर सामने आया था, जिन्होंने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जैसे बड़े कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया था। अगर प्राइसिंग और कंपटीशन की बात करें तो M72 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 93,000 के आसपास की है, जो इसे एस्टेब्लिश डोमेस्टिक और इंपोर्टेड स्मॉल आर्म से काफी अफोर्डेबल बनाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का त्रिची असॉल्ट राइफल की बात करें, इसका यूनिट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास की है, जबकि AK-203 की बात करें तो इसका इंपोर्टेड वर्जन का कॉस्ट 80,000 के आसपास है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन की वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वहीं पर यूएस इंपोर्टेड 676 यूनिट कॉस्ट भी लगभग 1 लाख के आसपास की है, जबकि एक्लर्न कोच की 416 फिन्सकार और टवोर जैसे हाई एंड इंपोर्टेड कार्बाइन 2 लाख से 2.5 लाख के रेंज में आते हैं। वहीं पर M72 इनके मुकाबले एक होम ग्रोन और इकोनॉमिकल ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ भी काफी हद तक अलाइन करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है, और अभी पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से सिक्किम में अपनी व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम एक इंडिजिनस सिस्टम है जो अलकरण L ऑटोमेटेड डिप्लॉयबल मोटार सिस्टम से इक्विप्ड है। इसमें 81mm की मोटार का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम महिंद्रा डिफेंस सिस्टम की तरफ से डेवलप किए गए 4x4 आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया, जिसे इंडियन आर्मी अर्माडो का नाम दिया गया है। व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम का डिजाइन क्विक डिप्लॉयमेंट और प्रिसिशन स्ट्राइक को ध्यान में रखकर किया गया है, जो ऑटोमेशन के जरिए क्रू वर्कलोड को काफी हद तक रिड्यूस करने के साथ साथ एक्यूरेसी को काफी हद तक इंप्रूव करता है। अर्माडो जो कि लाइटवेट होने के साथ साथ एक आर्मर्ड व्हीकल भी है, डिफिकल्ट टेरेन में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सिस्टम खराब वेदर कंडीशन में, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले रीजन में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रीजन में रैपिड रिस्पांस की जरूरत जैसे चैलेंजेस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम में यूज होने वाला 81mm की मोटार इन्फेंट्री सपोर्ट के लिए एक वर्सेटाइल वेपन है, जो हाई एक्सप्लोसिव स्मोक और इल्यूमिनेशन जैसे सेल को 5 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज पर डिलीवर कर सकता है। अलकरण L सिस्टम के ऑटोमेटेड फीचर जैसे डिजिटल फायर कंट्रोल और रैपिड बैरल अलाइनमेंट इसे ट्रेडिशनल मोटार के मुकाबले फास्टर टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट करने की कैपेबिलिटी देते हैं। ये खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक बड़ा एडवांटेजेस है, जहां पर स्पीड और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी मेजर फैक्टर होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में ये सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।